तो आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे अभिक्रिया वेग की इकाइयाँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका मात्रक क्या है, इकाई क्या है, ये हमको बताना है। कैसे निकालेंगे इसके बारे में चर्चा करनी। तो देखिए कह रहा है कि समीकरण 3.1 एवं 3.2 से स्पष्ट है कि अभिक्रिया वेग की इकाई सांद्रता पर समय है। तो ध्यान दीजिए, जो हमने समीकरण ऊपर पढ़े हैं 3.1 और 3.2, उनसे स्पष्ट है कि कंसंट्रेशन पर टाइम जो है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है। हम ऊपर करते ही थे कि कंसंट्रेशन में टाइम का भाग देते थे तो रेट ऑफ रिएक्शन निकलती थी। यहाँ पर देखिए वैसे ही किया है। कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का अपॉन टाइम, इधर कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का अपॉन टाइम। ये इंस्टेंट यानी ताक्षणिक समय में है और ये थोड़ा ज़्यादा समय के लिए है, इसलिए एवरेज है। ये इंस्टेंट टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। तो इस प्रकार से कंसंट्रेशन अपॉन टाइम हमारा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है। उदाहरणार्थ यदि सांद्रता की इकाई मोल पर लीटर तथा समय की इकाई सेकंड में ली जाए तो अभिक्रिया के वेग की इकाई मोल पर लीटर पर सेकंड होगी। तो ये एग्जाम्पल से हमको समझा भी दिया कि अगर हमारे पास मोल पर लीटर में किसी रेट अभिक्रिया की कंसंट्रेशन है और पर सेकंड में उसकी वैल्यू लिया जाए टाइम में, तो मोल पर लीटर पर सेकंड उसका रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो जाएगी। तथापि गैसीय अभिक्रियाओं में जब गैसों की सांद्रता आंशिक दाब द्वारा व्यक्त की जाती है तब वेग की इकाई एटीएम पर सेकंड होगी। ध्यान दीजिए, जब कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसीय फेज में होगा तो उस समय गैस का चूंकि प्रेशर होता है तो सारे प्रेशर को प्रेशर कहेंगे और किसी एक चीज का लेंगे तो उसे आंशिक प्रेशर या पार्शियल प्रेशर कहते हैं, जैसा मोटी मोटी भाषा में हमने आपको बताया था। तो उस कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है वो कंसंट्रेशन की जगह कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है, तो पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो एटीएम में होगा। तो मोल पर लीटर की जगह एटीएम लिख लेंगे और पर सेकंड हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। सारणी 3.1 से यह देखा जा सकता है कि औसत वेग का मान 1.90 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड से 0.40 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर के मध्य है। तथापि औसत वेग किसी क्षण पर अभिक्रिया वेग को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जिस समय अंतराल के लिए इसकी गणना की गई है उसमें यह अपरिवर्तित रहेगा। तो ध्यान दीजिए कि ताक्षणिक वेग और औसत वेग में क्या अंतर है। तो ये बता रहा है कि औसत वेग किसी क्षण पर अभिक्रिया वेग को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिस समय अंतराल के लिए इसकी गणना की गई है उसमें यह अपरिवर्तित रहेगा। तो औसत वेग में थोड़ा समय अंतराल ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज उसी चीज का लिया जाता है जो कई खंड में अलग अलग हो। लेकिन जब हम समय बहुत कम ले लेंगे, ताक्षणिक समय की बात करेंगे, तो अपरिवर्तित रहेगा वेग, तो इसलिए औसत हम नहीं निकाल सकते। इसलिए औसत वेग निकालते समय कुछ ज्यादा होना चाहिए। इसलिए समय के किसी क्षण पर वेग व्यक्त करने के लिए ताक्षणिक वेग ज्ञात किया जाता है। तो अगर समय बहुत कम हो तो इसीलिए ताक्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या रेट निकाला जाता है। इसे हम किसी अतिलघु समय अंतराल dt जब डेल्टा t शून्य की ओर अग्रसर हो के लिए औसत वेग प्राप्त कर सकते हैं।
तो कह रहा है कि इसके लिए हम क्या करेंगे कि टाइम को बहुत कम कर देंगे, अति लघु मतलब बहुत सूक्ष्म, जो जीरो के लगभग हो। कह रहा है शून्य की ओर अग्रसर हो, यानी जीरो के आसपास हो, तो इसके लिए औसत वेग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम औसत वेग प्राप्त करेंगे। अतः गणितीय रूप में अनंत सूक्ष्म dt के लिए ताक्षणिक वेग को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर बहुत कम समय हो तो समय अगर कुछ रहेगा तो आर एवरेज यानी रिएक्शन की रेट का एवरेज बराबर माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, समय के हिसाब से घटेगा इसलिए माइनस लगा है। ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, अभिक्रिया में समय के हिसाब से बढ़ेगा इसलिए पॉजिटिव साइन है। अब अगर डेल्टा टी जीरो के नजदीक हो तब क्या होगा, तब ये आर एवरेज यानी रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज की बजाय इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। तो इंस्टेंट टाइम पे आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस यहाँ डेल्टा की बजाय डी हो जाएगा। तो डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डी टी इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डी टी, या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसे ग्राफ द्वारा आर अथवा पी में से किसी के भी सांद्रता समय वक्र पर स्पर्श रेखा खींचकर तथा उसके ढाल की गणना करके ज्ञात किया जा सकता है, जैसा चित्र 3.2 में ऊपर हमने देखा है। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने बड़े अच्छे से आपको बताया था। अब कह रहा है उदाहरण 3.1 में 600 सेकंड पर आर इंस्टेंटेनियस का मान ब्यूटिल क्लोराइड की सांद्रता एवं समय के मध्य वक्र खींचकर ज्ञात कर सकते हैं। तो 600 सेकंड पर अगर निकालना हो तो 3.1 जो हमारा एग्जाम्पल था, ये देखिए 3.1 है, तो इसमें 600 सेकंड पर अगर निकालना हो तो इसको निकालते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 500 है, फिर 800 है, हमें 600 पे निकालना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर नीचे ग्राफ बनाया गया है, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0, 200, 400, 600, 800, 1000 जैसा समय दिया गया है सेकंड में वो हमने लिख लिया। तो समय को x एक्सिस पे और C4H9Cl का मोलर कंसंट्रेशन y एक्सिस पे हम लोगों ने लिख लिया। ये है 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1 एंड 0.12 जैसा क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो यहाँ पर देखिए समय जो दिया गया है, समय को अब ये देखिए यहाँ पर जो कंसंट्रेशन नीचे दिया जा रहा है, यहाँ पर ये वाला कंसंट्रेशन, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं ग्राफ को, ऊपर वाले क्वेश्चन को फिर समझते हैं। तो देखिए 0 सेकंड में 1 है कंसंट्रेशन, 0 सेकंड में जो C4H9Cl है इसका मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन 0.100 है। तो देखिए यहाँ पर 0 सेकंड में कंसंट्रेशन 0.1 यहाँ से शुरू हो रहा है, तो 0.1 है 0 सेकंड में, क्योंकि ये y एक्स एक्सिस वाला समय बताता है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस 0 पर है। अब देखिए 200 में कितना कंसंट्रेशन है, तो 200 सेकंड में हमारा कंसंट्रेशन है 0.0741, 200 सेकंड में 0.0741। तो 200 सेकंड यहाँ पर कटता है तो 0.06 है, इससे ज़्यादा 07 यहाँ पर आएगा क्योंकि 8 यहाँ पर है 08। तो ऐसे ये पूरा लिख करके 200, 400, 600, 800, 200, 400 ये पूरा लिख करके ये कंसंट्रेशन हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे रिएक्टेंट का। तो ये ग्राफ हमारा इस तरह बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डॉट डॉट लगाते चले जाएंगे,
जो भी है कंसंट्रेशन और इधर टाइम का, और उसको आपस में मिला देंगे तो एक हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। जैसे अभी हमने एक आपको बताया है वैसे सब बनाते चले जाएंगे, फिर सारे बिंदुओं को मिला देंगे तो इस तरह ग्राफ बन जाएगा। तो वही कह रहा है कि समय t बराबर 600 सेकंड पर वक्र पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, जैसा चित्र 3.2 में खींचा गया है। तो ये 3.2 का चित्र है, तो एक स्पर्श रेखा खींच देंगे 600 सेकंड पर। ये देखिए एक स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट खींच दिया गया। फिर इसमें y एक्सिस में इस तरह मिलाया गया, और जहाँ तक ये खींचा गया फिर x एक्सिस में इस तरह से मिला दिया गया। ये हमने मिला दिया। आप देखिए स्पर्श रेखा का ढाल ताक्षणिक वेग का मान देता है। तो जो स्लोप है टेंजेंट का या स्पर्श रेखा का, वही हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताएगा। तो यहाँ पर देखिए जो स्लोप है, स्लोप हमारा ये है, ये ढाल, तो यही हमारा ढाल जो है ये इंस्टेंटेनियस रेट को बताएगा या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को या ताक्षणिक वेग को बताएगा। तो R इंस्टेंटेनियस इक्वल टू, चूंकि रिएक्टेंट है C4H9Cl, समय के हिसाब से देखिए घट रहा है तो इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे, और इस ग्राफ के बारे में अच्छे से समझेंगे कि किस में कैसे घटाया जा रहा है। तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 800 सेकंड पर आ रहा है। जैसे हम फार्मूला लिखते थे R इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस डी आर यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt लिखते थे। तो dt में ज़्यादा में कम घटाएंगे तो ये देखिए नीचे हमारा 800 माइनस 400 हो गया, क्योंकि ये पॉइंट 800 पे है, ये पॉइंट 400 पे। ठीक ना। इसी प्रकार से ऊपर कंसंट्रेशन में हम लोग ज़्यादा में से कम घटाएंगे। यहाँ पर देखिए ज़्यादा का मतलब ज़्यादा समय में, जो 800 सेकंड पे होगा उसको इधर रखेंगे, 400 सेकंड पे इधर रखेंगे। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 400 सेकंड पर हमारा ये ग्राफ कहाँ पर पहुँच रहा है, यहाँ पर 400 सेकंड ये है और 400 सेकंड पे यहाँ पहुँच रहा है। तो 0.04 से थोड़ा सा कम है, तो 0.037 मान लिया गया ग्राफ में समझने के हिसाब से। इसके बाद माइनस 800 पे देखिए यहाँ पर कट कर रहा है। तो ये ऊंचाई अगर हम इधर पीछे आ जाएं ऐसे ऐसे करके इस तरह, तो यहाँ पर आएगा तो 0.02 से कम है, तो ये 0.0165 के लगभग है। जब स्केल रख के नापेंगे हम तब, तो ये 0.0165 लिख दिए। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 5.12 इंटू 10⁻⁵। अब कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है और ये नीचे सेकंड में है, तो हमारा फार्मूले का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, लीटर पर सेकंड, या मोल लीटर ऊपर जाएगा तो -1 होगा, सेकंड ऊपर जाएगा तो -1 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है t बराबर 250 सेकंड पर R इंस्टेंटेनियस। तो अगर t बराबर जैसे 600 सेकंड पर निकाला है, ऐसे हम 250 सेकंड पर भी निकाल सकते हैं। तो अगर 250 सेकंड पर निकालना हो तो ये 200 से 400 है, इसका आधा यहाँ पर 300 पड़ेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर आधा ये 300 पड़ेगा, और इस 300 और 200 का आधा यहाँ पर 250 कहीं पड़ेगा। तो ये 250 जब यहाँ पर पड़ेगा तो यहीं पर जो है एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। ये जो 250 यहाँ पर मान लीजिए ऐसे ऐसे जा रहा है, ये यहाँ पर मिल गया। तो यहीं पर हम क्या करेंगे कि एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच देंगे इस प्रकार से। अब इसको ऐसे मिला देंगे, मान लीजिए ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। अब हमारा देखिए यहीं पर सिस्टम बन जाएगा, ये हमारा T2 हो जाएगा, ये हमारा T1 हो जाएगा। अब T2 पर कंसंट्रेशन
T2 ये 400 हो जाएगा, T1 हमारा 300 से कुछ कम मान लीजिए, ये यहाँ से है 200, तो मान लीजिए यहाँ पे 100 होगा, 50 हो गया, तो ये 300 हो गया हमारा T2, ये T2 हो गया 400, T1 हो गया 50, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया ये। अब इसी प्रकार से ढलान में यहाँ पर कंसंट्रेशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालेंगे तो यहाँ पर कोई बिंदु आएगा 0.08 से कम। तो इसको देखते हैं, इसी प्रकार से किया गया होगा। तो यहाँ पर देखिए T2 पर सॉल्व करेंगे तो ऐसे करके तो 1.22 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड आएगा। इसी प्रकार T 350 सेकंड पे आ जाएगा, T 450 पे, सब पे हम इसी तरह करके निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है अब अभिक्रिया Hg लिक्विड प्लस Cl2 गैस से HgCl2 सॉलिड पर विचार करते हैं, ये सब क्रिया। तो इस अभिक्रिया में अभिक्रियक व उत्पाद यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट समान है या स्टिकियोमेट्रिक गुणांक समान है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी पहले जो गुणा है वो गुणांक समान है। अतः ऐसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो रिएक्टेंट में माइनस लगेगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Hg/ΔT बराबर, ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस लगेगा डेल्टा Cl2 का कंसंट्रेशन अपॉन ΔT, कंसंट्रेशन मतलब मोलर कंसंट्रेशन, बराबर, अब ये प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव लगेगा डेल्टा HgCl2 अपॉन ΔT। अर्थात किसी अभिक्रिया की सांद्रता या कंसंट्रेशन में कमी की दर उत्पाद की सांद्रता की वृद्धि की दर के समान होती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखे क्या निकल करके आया कि किसी अभिक्रियक, जो अभिक्रियक यानी रिएक्टेंट है, इसमें जो कमी हो रही है यहाँ निगेटिव है, तो प्रोडक्ट में जो वृद्धि हो रही है उसके समान है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट में जितनी कमी होगी प्रोडक्ट उतना बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है कि अभिक्रियक की सांद्रता में कमी की दर उत्पाद यानी प्रोडक्ट की सांद्रता की वृद्धि की दर के समान होती। किंतु निम्नलिखित अभिक्रिया में HI के 2 मोल अपघटित होकर H2 तथा I2 में से प्रत्येक का 1-1 मोल बनाते हैं। अब देखें यहाँ नीचे फिर अभिक्रिया में देखते हैं, यहाँ तो स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट समान था, अब यहाँ अलग हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं क्या स्थिति बनेगी, तो 2Hg गैस से H2 गैस और I2 गैस बन रही है। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिक्रियक एवं उत्पाद के स्टिकियोमेट्रिक गुणांक समान नहीं होते, उनके वेग को व्यक्त करने के लिए किसी भी अभिक्रिया की सांद्रता में कमी की दर अथवा किसी भी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर को क्रमशः उनके स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग देते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए कि जिन अभिक्रियाओं में स्टिकियोमेट्रिक गुणांक यानी पहले जो गुणा होता है, अगर वो समान नहीं होता है तो जो गुणा होता है उसको सब में भाग देते चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है उपरोक्त उदाहरण में HI की सांद्रता में कमी की दर H2 अथवा I2 की सांद्रता में वृद्धि की दर से 2 गुनी है। अतः इन्हें समान बनाने के लिए डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ HI को 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए चूंकि 2 का गुणा है, यहाँ पर 2 का गुणा है, तो ये 2 का भाग दे दिया जाएगा तो फिर बराबर हो जाएगा। चूंकि रिएक्टेंट है तो इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, रिएक्टेंट है तो माइनस साइन लगेगा, अभिक्रियक क्योंकि कम होता है तो -1/2 डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन ΔT बराबर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन ΔT बराबर डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन ΔT। ये दोनों उत्पाद हैं इसलिए पॉजिटिव साइन है, ये रिएक्टेंट यानी अभिकर्मक है इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन है। और चूंकि स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो जो स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसका भाग दिया जाता है। यहाँ भी भाग दिया गया है लेकिन चूंकि 1 है इसलिए लिखा नहीं गया, क्योंकि 1 का गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए आगे देखते हैं,
अब देखिए कह रहा है कि इसी प्रकार से अभिक्रिया 5Br माइनस एक्वस प्लस BrO3 माइनस एक्वस प्लस 6H प्लस एक्वस से 3Br2 एक्वस प्लस 3H2O लिक्विड के लिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा। ये 5 का गुणा है तो 5 का भाग देंगे, रिएक्टेंट है तो माइनस में रहेगा, फिर डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस अपॉन डेल्टा T बराबर माइनस BrO3 अपॉन डेल्टा T। चूंकि रिएक्टेंट है इसलिए माइनस साइन लगा है। इसी प्रकार माइनस यहाँ 6 है तो 1/6 हो जाएगा, डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन डेल्टा T इक्वल टू, अब यहाँ से ये प्रोडक्ट यानी उत्पाद है तो पॉजिटिव साइन लगेगा, 3 का गुणा है तो 1/3 लिखेंगे, डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Br2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 3 यहाँ है तो 1/3 डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल्टा T। तो किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए सांद्रता आंशिक दाब के समानुपाती होती है, अतः अभिक्रिया वेग को अभिकर्मक अथवा उत्पाद के आंशिक दाब में परिवर्तन की दर से व्यक्त किया जा सकता है। तो किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए सांद्रता आंशिक दाब के अनुपाती होती है, अतः अभिक्रिया के वेग को अभिकर्मक तथा उत्पाद यानी रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट के आंशिक दाब के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर सब यहाँ पर एक्वस है तो कंसंट्रेशन लिया गया, एक्वस का मतलब जलीय विलयन। अगर गैस होती तो हम यहाँ पर आंशिक दाब लेते, तो ये चीज को ध्यान देना। अब देखिए क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन करके इस बात को हम लोग और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। 318 केल्विन पर N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन CCl4 विलयन में N2O5 की सांद्रता के मापन द्वारा किया गया है। देखिए अपघटन की बात कर रहा है, अपघटन का मतलब होता है टूटना, अपघटन का मतलब होता है टूटना, डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर कह रहा है प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता 2.33 मोल पर लीटर थी, जो 184 मिनट बाद घटकर 2.08 मोल पर लीटर रह गई। यह अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होती है। तो यह अभिक्रिया कैसे होती है, 2N2O5 गैस से 4NO2 गैस प्लस O2 गैस बन जाती है। तो प्रारंभ में N2O5 जो है 2.33 मोल पर लीटर थी, 184 मिनट में घटकर 2.08 मोल पर लीटर रह गई। इसका मतलब जितना घटा उतना प्रोडक्ट बना होगा। तो इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग की गणना घंटों, मिनटों तथा सेकंड के पद में कीजिए। इस समय अंतराल में NO2 के उत्पादन की दर क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को घंटों, मिनटों तथा सेकंड के पद में हमको लिखना है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी या एवरेज रेट क्या होगा। तो N2O5 का निकाला जाए तो पहले हाफ होगा, गुणे क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो माइनस लगेगा, डेल्टा एवरेज है तो डेल्टा, अगर इंस्टेंटेनियस होता तो डी लिखते। कंसंट्रेशन ऑफ या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी, तो ये हो गया -1/2। अब मोलर कंसंट्रेशन डेल्टा टी का N2O5 का कितना है, तो पहले 2.33 था। तो हमने आपको बताया था कि समय में ज़्यादा में कम घटाते हैं तो T2 माइनस T1 करेंगे। तो पहले T2 का कंसंट्रेशन रखेंगे, मतलब बाद वाला, तो 184 मिनट के बाद जो कंसंट्रेशन है वो लिखा जाएगा। तो 2.08 माइनस प्रारंभ में कितना है 2.33 मोल पर लीटर। कैसे लिखा गया समझ में आपको आ गया होगा, नहीं आया है तो फिर समझ लीजिए कि ये जो डेल्टा टी है ये T2 माइनस T1 है। जब T2 माइनस T1 है तो कंसंट्रेशन भी C2 माइनस C1 होगा। तो C2 मतलब T2 समय में यानी 184 मिनट में ये है और प्रारंभ में ये है, तो C2 में ये रखा जाएगा, C1 में ये रखा जाएगा, वही रखा गया। अब प्रारंभ में देखिए समय 0 रहा होगा तो 184 T2 मान लिया जाए तो 0 घटाएंगे तो 184 ही आएगा, इसलिए उसने नीचे ऐसा नहीं लिखा। अब इसको सॉल्व किया गया तो आ गया, यहाँ पर देखिए घटेगा तो यहाँ निगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है,
तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो आ गया 6.79 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। अब इसको घंटे में बदलेंगे तो 1 मिनट 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो ऊपर 60 का गुणा किया और फिर नीचे 1 घंटा लिख दिया। तो ये आ गया 4.07 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर पर आवर। अब अगर मिनट में निकालना है तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 का भाग दे दिया। तो ये आ गया 1.13 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर मिनट पर सेकंड, क्योंकि 1 घंटे में और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो ऊपर इसी में से 1 मिनट का गुणा किया और नीचे 60 सेकंड का भाग दे दिया। क्योंकि ये मिनट में था तो 1 मिनट बटे नीचे 60 सेकंड कर दिया, तो आ गया ये वैल्यू सेकंड में। अब देखिए कह रहा है कि यह ध्यान रहे कि क्या ध्यान रहे कि वेग अगर NO2 का निकालना है तो चूंकि 4 है तो 4 का भाग देंगे, जो स्टेकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका भाग देंगे, और चूंकि ये प्रोडक्ट है उत्पाद है इसलिए माइनस की जगह प्लस साइन रहेगा। तो देखिए 1/4 कर दिया, गुणे में प्लस है डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अगर सबको बराबर बराबर लिखे होते तो ये भी बराबर में होता, जैसा ऊपर दिया गया है। भाई ये बराबर पॉजिटिव में ये होता, फिर बराबर पॉजिटिव में ये होता, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो बराबर में जब लिखेंगे तो फिर हम इसके बराबर में ये वाला वेग कर सकते हैं। तो इसीलिए डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू ये वैल्यू उठा कर रख दिया ये रिएक्टेंट के वेग की। तो ये रख दिया वैल्यू यहाँ से 6.79 इंटू 10⁻⁴ इंटू ये 4 इधर चला जाएगा, तो 4 तो ये आ जाएगा 2.72 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। ये आ जाएगा रेट ऑफ NO2 का, रिएक्शन के रेट में NO2 जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका रेट कितना है वो आ जाएगा। तो जितना देखिए टूटे गए उतना ही बनेगा, तो इसीलिए इसकी जगह में ये रख दिया गया यहाँ पर इधर वेग में। तो ये हमारा इसका वेग निकल आया NO2 का। तो इस प्रकार से हम लोग सारी चीज़ों को निकालते चले जाएंगे और क्वेश्चन करते चले जाएंगे। अब देखिए ये जो पाठ निहित प्रश्न जो हैं, तो इनको हम एक साथ जब NCERT के पीछे के क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन भी हमारे साथ में होते चले जाएंगे। अब आगे आ जाता है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन, तो अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।